आजी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची एंड वेलकम टू माय चैनल प्राशा's नेस्ट। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं खंडवा। हमारे फार्म हाउस पे 50 एकर्स में बैम्बू लगा हुआ है, तो उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं ये देखने के लिए हम खंडवा जा रहे हैं। वहाँ पर सॉरी ट्रैफिक आ गया था। तो वहाँ पर एक फैक्ट्री है बैम्बू की एंड वो लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उससे हमको आइडिया मिलेगा कि हम अपने बैम्बू से क्या क्या बना सकते हैं। So I am making a vlog today and stay tuned to know more about it. Hello, मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ, दीक्षा। हाय। और पापा के साथ। पापा eating भुट्टा। तो गाड़ी में फ्री बैठे हुए थे तो मैंने पापा को अपना चैलेंज वाली वीडियो दिखाई है। मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर डाल दूंगी। तो अनायशा के साथ हमने एक चैलेंज किया था कि मैं और अक्षय दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे और देखेंगे कि अनायशा किसकी तरफ आती है। तो तीनों बार अनायशा अक्षय की तरफ गई, क्योंकि अक्षय ने फर्स्ट टाइम के पहले ही उसको बोल दिया था कि मैं आपको चॉकलेट दूंगा। तो पापा कुछ कहना चाहते हैं सभी लोगों से। पापा बोलो। स्वाभाविक गुण है बच्चे का कि उसको माँ से ही लगाव होगा, स्वाभाविक है। कैसे? पहली बार तो 9 महीने तो बच्चा जो पूरा गर्भ में रहता है वो माँ की खून से, अस्थि से, मज्जा से तैयार होता है। पहला तो कारण यही है सबसे बड़ा। दूसरा कारण है फिर कम से कम 6 महीने तो माँ के दूध पर ही डिपेंड रहता है। ये स्वाभाविक गुण है कि बच्चा जो है वो माँ के पास ही जाए। हाँ, पिता के पास कैसे जाएगा? पिता अब तो अनायशा से छोटी है, उसको कुछ अपन वो लालच दे दे, वो लालच वो दूसरा भी दे सकता है, वो जरूरी कोई भी चॉइस का भी, चॉइस का तो उसको हो सकता है। पर यदि स्वाभाविक गुण है बच्चे का, जब मैं तो अपने पर देखता हूँ, मैं माँ को, पिता को प्यार, ऐसा नहीं कि मैं पिता को प्यार करना, पर ये दोनों को तुलना करूंगा तो माँ से लगाव ज्यादा रहता है, क्योंकि माँ के पास बच्चा नजदीक से रहता है। Few moments later. अच्छा पापा, आप क्या है थोड़ा सा घबरा गए हैं? पापा अभी क्या बोला आपने? फिर से बोलो। भैया अब अक्षय के लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। अक्षय के लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी उनको समझाने के लिए। नहीं नहीं अक्षय, चलो ठीक है, मैं और पापा बोल रहे हैं। हाँ, उस दिन अनायशा को आपसे ज्यादा प्यार था। पूरे 3 घंटे बाद पहुंच गए हैं यहाँ पे बैम्बू की फैक्ट्री देखने। तो उन अंकल ने बोला है कि गाड़ी से 50 कदम आगे आना है, तो वही ले रहे हैं 50 कदम गाड़ी से। उनके फार्म हाउस पहुंचने के बाद फिर वो हमें लेके जाने वाले बैम्बू फैक्ट्री में। 50 कदम। सो हम आ गए हैं हरी भूमि बैम्बू पार्क में। फैक्ट्री पहुंचते ही हमने सबने मिलके कर लिया था लंच अंकल आंटी के साथ। एंड पापा एंड अंकल 2013-14 से फ्रेंड्स हैं, जब से हमने और अंकल ने साथ में अनार लगाया था अपने अपने फार्म हाउसेस पर। तो तब से लेके अब तक एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन होता रहता है। उसके बाद हम गए बैम्बू की यूनिट में। ये जो स्टिक्स आप देख रहे हैं ये इन्होंने चाइना से इंपोर्ट की हुई है, और यहाँ पे इस जगह पर मसाला लगता है स्टिक्स पर, जिससे इंसेंस स्टिक्स बन जाती हैं। एंड ये जो यूनिट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इंसेंस स्टिक्स हैं। एंड यहाँ पर बेसिकली ये जो मशीन्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मॉइस्चर खींचा जाता है इन स्टिक्स के अंदर से, जिससे डायरेक्टली परफ्यूमर्स के पास जा सके एंड वो अपने अपने सेंट्स एंड अपने अपने परफ्यूम से अपनी अपनी ब्रांड्स में सेल कर सकते हैं।
टर्मरिक पॉलिशिंग यूनिट। इस मशीन में टर्मरिक की रूट्स डाली जाती हैं एंड उसमें से येलो प्रोडक्ट, जो कि आप देख पाएंगे अभी, ये येलो प्रोडक्ट बाहर निकलता है। इसका पाउडर्ड फॉर्म में हम टर्मरिक घर में यूज़ करते हैं। ये मशीन्स हैं पॉलिशिंग की। उसके बाद अंकल हमें लेके गए अपने 8 एकर्स की एसेंशियल ऑयल फार्म में। तो ये पाल्मा रोज़ा की कैटेगरी है एसेंशियल ऑयल की। ये सोप्स में एंड ऑयल्स में इसका यूज़ आता है एंड अंकल ने इसकी डिस्टिलेशन यूनिट डालने की सोचा हुआ है। बहुत ही अच्छी स्मेल थी इसकी। फर्स्ट टाइम हमने किसी एसेंशियल ऑयल के प्लांट्स देखे। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। अंकल वही सब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसकी डिस्टिलेशन यूनिट में कितना खर्चा आता है। अंकल का कहना है कि 10 से 12 लाख रुपए में एसेंशियल ऑयल की डिस्टिलेशन यूनिट प्रिपेयर की जा सकती है। एंड इसके बाद हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं अंकल से एंड आप सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि अंकल बहुत ही कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमसे शेयर करेंगे। एंड अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आता है तो यू कैन रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड हम बात करेंगे अंकल से। सो वी आर हियर विद दीपक गोयल अंकल नाउ। He is a farmer in Khandwa district, right? So he's currently cultivating bamboo along with many other crops. Uncle, can you please tell us more about your amazing farmhouse? Along with bamboo, we are doing अश्वगंधा कर रहे हैं, हम हल्दी कर रहे हैं, अदरक कर रहे हैं, सभी तरह के दाल कर रहे हैं। और इस साल हम लगभग 10 तरह के मिलेट्स भी करेंगे। ज्वार, बाजरा, रागी, फॉक्सटेल, कोडो, प्रोसो, नंबर ऑफ डिफरेंट मिलेट्स। सो द आइडिया इज, हमने खेती लगभग 10 वर्ष पहले आरंभ करी थी और खेती में अनार और सब्जियों से हमने खेती। What was the inspiration? It was more like a 40-year itch, wanting to do something different, wanting to change the world, or wanting to make a positive impact to the society, and just doing something that I wanted to do. तो अधिकतर लोग सोचते हैं कि रिटायर होकर के फिर करेंगे, परंतु खेती में क्या है, खेती में इन्वेस्टमेंट भी अच्छा लगता है, रिस्क भी है और मेहनत भी बहुत है। तो समय रहते और उम्र में भी सपोर्ट रहते आदमी कर ले तो पॉजिटिविटी या चांसेस ऑफ सक्सेस आर अ लॉट मोर। और साधारणतः 65-70 होने के बाद में फिर ये करना बड़ी असुविधा वाली चीज़ हो जाती है। तो हम यही सोच करके आए कि 2-3 साल खेती कर लेंगे और अगर रास नहीं आएगा तो फिर वापस जिस काम में लगे उसमें लग जाएंगे। राइट। और प्रभु की कृपा रही, अब 11 साल हो गए खेती कर रहे हैं। अभी लगभग 250 एकड़ पर कर रहे हैं। 150 एकड़ पर बांस है। बांस के साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया, अश्वगंधा करते हैं, हल्दी करते हैं, अदरक करते हैं, दालें करते हैं। और इसके साथ ही इन सभी चीज़ों को प्रोसेस करने का, प्रसंस्करण के जो है उद्योग लगाए। Uncle, can you please tell us why bamboo is a green gold and why we call it renewable? Bamboo is, when we say renewable, why we say it's renewable is because बांस को हम जितनी बार काटते हैं वो 1 साल के भीतर फिर तैयार हो जाता है कटने के लिए। जबकि आप किसी भी टिम्बर ट्री को काटेंगे तो फिर उसको 30-40 साल लगते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए बैम्बू रिन्यूएबल है। भारत पेरिस अकॉर्ड का सिग्नेटरी है। हाँ जी। वी हैव अ सर्टेन कमिटमेंट टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। यस। बिकॉज बैम्बू इज अ वेरी अग्रेसिव ग्रोइंग प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सभी पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। राइट। तो ये जो CO2 लेते हैं इसमें कार्बन जो है ये मृदा में वापस प्रोवाइड करते हैं, माइक्रोब्स को देते हैं। इस प्रोसेस को कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। तो बांस में सबसे अधिक कार्बन हम एटमॉस्फेयर से लेकर के और मट्टी में दे सकते हैं। मट्टी में देने से फायदा ये भी होता है कि मट्टी में जो अपने मित्र जीवाणु हैं उनका मुख्य भोजन कार्बन है। तो बांस के खेत में आपको मित्र जीवाणु भी अधिक मिलेंगे। आप कमजोर भूमि पर भी बांस लगा सकते हैं और वो भूमि 2 साल, 4 साल, 5 साल में अच्छी हो जाएगी। बांस के पत्ते जो मट्टी में गिरते हैं उससे भी मट्टी अच्छी होती है। बांस में 2-3 असुविधाएं, लोग सोचते हैं कि बांस तैयार होने में 8 साल लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर मुख्य फसल की तरह बांस की भी देख रेख की जाए, उसको समय पर पानी और भोजन दिया जाए तो 3रे या 4थे साल से आप उसका उत्पादन ले सकते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि 3 साल 4 साल क्या करें? तो बांस के बीच में जो जगह है उसमें आप इंटरक्रॉप कर सकते हैं। हमारे यहाँ बांस के बीच के जगह में ही हम अश्वगंधा, हल्दी, अदरक, मूंग, तुअर, चौलाफली, उड़द दाल, ज्वार, बाजरा, रागी, खीरा, मिर्च, टमाटर, जो चाहें आप सारे के सारे फसल इसके बीच में ले सकते हैं। पर हाँ, उसकी समझ होनी चाहिए, उसके लिए आप तैयारी करके लें।
तो सभी तरह से बहुत फायदेमंद है। और बांस तो घास है, सरकार ने अब आपको छूट दे रखी है कि आप उगाएं और इसको बेचें, पर उगाने से पहले हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि आप बांस का करेंगे क्या, बांस किसको बेचेंगे, किस मार्केट में बेचेंगे, उसी हिसाब से आप प्रजाति का चयन करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो इंडस्ट्री की विज़िट हो गई है। इंडस्ट्री में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फार्म जैसा तो यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली, देखने को मिली कि कैसे फार्मिंग की जा सकती है, और बहुत मज़ा आया। पापा, आपको मज़ा आया? बिल्कुल, बहुत मज़ा आया। एक होता है पढ़ना और एक होता है सीखना, मतलब देख कर सीखना। तो 100 बार पढ़ना और 10 बार देखना और 1 बार करना बराबर होता है। So they were very kind enough to give us some freebies. So we got a pouch of ashwagandha and salt and some very good turmeric. It smells amazing and use करके देखूंगी कि कैसे लगेगा। And they also gave us incense sticks. Wow. So अब मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी फार्म के बारे में। तो हमने शुरुआत की थी 2012-13 में, जब हम लोग अनार और केला लेते थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने स्टार्ट किया शुगर केन से। और अब हमारे पास शुगर केन है, और दालों में हमारे पास तुअर दाल, मूंग दाल, चना दाल है। एंड हमारे पास बैम्बू है जो 50 एकर्स में लगा हुआ है। और वो ये बैम्बू के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पर आए थे, देखने के लिए कि वो क्या क्या बना रहे हैं बैम्बू के प्रोडक्ट्स, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी अपने फार्म हाउस पर ही। एंड पापा का फ़ोन आ गया बीच में। बस वैसे इतनी जानकारी देनी थी, फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग। अदरवाइज या